हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एडुकेटर। और आज का टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज और आर क्लोज टू आइडियल प्लास्टिक। देखो, प्लास्टिक मटेरियल का मतलब वो होता है जो अपने शेप को रीगेन नहीं करता है। एक मटेरियल होता है जिसे हम लोग कहते हैं इलास्टिक, और एक मटेरियल होता है जिसका नाम होता है प्लास्टिक। इलास्टिक होता है ये अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है, और ये अगर इसकी बात करें तो प्लास्टिक के केस में ये ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं करता है इफ़ यू रिमूव द एक्सटर्नल फोर्सेस। स्टील आपका परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होता है, इसमें अगर फोर्स को रिमूव करते हैं तो ओरिजिनल शेप को रीगेन करता है। वहीं पे पुटी और मड की बात करेंगे तो ये रीगेन नहीं करता है। सो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 इज एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 2, The restoring mechanism of solid can be visualized by taking the model of। देखो, ये बात प्रपोज किया गया था कि जो सॉलिड होता है उसके अंदर में एटम्स कुछ इस तरीके से रखे होते हैं लाइक बॉल्स, एंड दे आर कनेक्टेड थ्रू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग्स। ये स्प्रिंग के जरिए कुछ आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। सो व्हेन यू अप्लाई द फोर्स तो इसका एक्सपेंशन या डिफॉर्मेशन होता है ड्यू टू द डिफॉर्मेशन ऑफ दिस स्प्रिंग, और जैसे ही फोर्स को रिमूव करते हैं अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेता है। So the example of this is spring ball system. Option number 1 is absolutely correct. Moving ahead, bulk modulus is relevant for। bulk modulus किसके लिए relevant होता है? पहली बात कि bulk modulus होता क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे सराउंडिंग में चारों तरफ से फोर्स जो लग रहा हो वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा हो, और इसकी वजह से इसका वॉल्यूम तो चेंज हो रहा हो, लेकिन जो शेप दिया है शेप में किसी तरह का चेंज अगर आपको देखने को नहीं मिलता है तो यहाँ पे होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और ये पॉसिबल होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में रख देते हो लाइक वाटर एंड ऑल, तो उस केस में इसका वॉल्यूम होता है वो चेंज नहीं करता है, वॉल्यूम रिमेन्स इंटैक्ट, वॉल्यूम नहीं चेंज करता है। तो ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, और इसी में डिफाइन होता है टर्म दैट इज कॉल्ड द बल्क मॉडुलस बी। और ये जो बल्क मॉडुलस होता है ये दोनों ही केस में होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए भी होता है और फ्लूइड के लिए तो होता ही होता है। फ्लूइड के लिए बल्क मॉडुलस ही डिफाइन करते हैं। सो सॉलिड एंड फ्लूइड बोथ आर ट्रू, सो द ऑप्शन नंबर 4 दैट इज both 2 and 3 is correct. Now the next question is the strain produced by hydraulic pressure is called। hydraulic pressure का मतलब हुआ कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है इसको लिक्विड में रख दिया हमने, तो लिक्विड में रखा तो लिक्विड की वजह से जो वाटर है फोर्स लगाएगा दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और जब ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस है तो यहाँ से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर। स्ट्रेन हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो जाएगा, तो स्ट्रेन भी होगा कैसा हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा, दैट इज द वॉल्यूम स्ट्रेन। और इसी का दूसरा नाम है बल्क स्ट्रेन भी कहते हैं इसको, दिस इज ऑल्सो नोन एज बल्क स्ट्रेन। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विद इन अ प्रोपोर्शनल लिमिट इज कॉल्ड। कहीं पे भी किसी भी केस में जो इलास्टिक मॉडुलस होता है दिस इज सिंपली द रेशियो ऑफ स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, बिकॉज हुक्स लॉ सेज दैट within an elastic limit this stress in the body is proportional to the strain produced। स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है स्ट्रेन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वही स्ट्रेस बाई स्ट्रेन का जो वैल्यू होता है उसको कहते हैं हम लोग इलास्टिक मॉडुलस, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो द ऑप्शन नंबर 1 इज ट्रू। मूविंग अहेड, द मोस्ट ऑफ द मटेरियल, देखो यंग मॉडुलस का जो वैल्यू होता है सॉलिड के लिए डिफाइंड होता है और सबसे ज़्यादा होता है, जी के बोलते हैं हम लोग शीयर मॉडुलस कहते हैं, इसका नाम क्या होता है, shear modulus of elasticity होता है, और you may also call it modulus of rigidity, modulus of rigidity, and G is equals to shear stress by shear strain, G is equals to shear stress divided by shear strain। और ये G की जो वैल्यू होती है ना रफली यंग मॉडुलस का 1/3 होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रखना है। सीयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है यंग मॉडुलस का 1/3 के प्रॉक्स इसका वैल्यू दिया जाता है। Moving ahead, the strain perpendicular to the applied force is called। जैसे मान लिया हमने एक ऐसा दिया है, एक रॉड दिया है, इस रॉड पे एक फोर्स लगाया हमने, ये फोर्स हो गया इस डायरेक्शन में और ये हो गया इस डायरेक्शन में। एक स्ट्रेन होता है इस डायरेक्शन में लेंथ के लॉन्ग में, जिसको कहते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्ग द लेंथ होता है इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। और वहीं पे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लेंथ, सो दिस इज नोन एज द लैटरल। So there are two type of strain, one is the longitudinal,
अनदर इज द लैटरल, लैटरल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस स्ट्रेन को क्या कहते हैं, इस स्ट्रेन को कहते हैं हम लोग लैटरल स्ट्रेन कहते हैं। क्लियर है, दिस इज द लैटरल स्ट्रेन। और एल्युमिनियम अलॉय पॉइसन रेशियो इज, ये क्वेश्चन है एब्स्ट्रैक्ट डेटा है, एल्युमिनियम की हम बात करते हैं पॉइसन रेशियो, तो एनसीईआरटी के बुक में टेबल दिया है 0.31 से 0.34 होता है। यहाँ पे जो क्लोजेस्ट वैल्यू दिया है 0.33 दिया है, तो ये आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही थ्योरेटिकल नेचर का होता है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे, जब ऑब्जेक्ट जो आपका दिया है परफेक्टली रिजिड हो जाए, ऑब्जेक्ट जो दिया है मेरा वो कैसा हो जाए, परफेक्टली रिजिड बॉडी हो जाए, इन दैट केस पॉइसन रेशियो विल बी हाउ मच, देन द पॉइसन रेशियो विल बी 0.5। अगर पॉइसन रेशियो 0.5 है तो एक ऐसा बॉडी होता है रिजिड बॉडी हो जाता है। और रिजिड बॉडी हो गया इसका मतलब वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ, वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। आई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज 0, देन बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसका वैल्यू इन्फिनिटी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ द वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो इज 0.5 देन बॉडी इज परफेक्टली रिजिड। रिजिड मीन्स नो चेंज इन वॉल्यूम, रिजिड मीन्स वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, सो द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो बल्क जो मॉडुलस हो गया इसका वैल्यू कितना हो जाता है, तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल दिया है कि एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशियन इज अबाउट 3000 मीटर, द फ्रैक्शनल कंप्रेशन इज डेल्टा वी बाई बी ऑफ द वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशियन इज, परसेंटेज में बताना है। तो जैसे ही लिक्विड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो इसका जो प्रेशर होता है, जैसे जैसे पानी में अंदर जाता है तो प्रेशर का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन प्रेशर इसके वॉल्यूम में आपको चेंज देखने को मिल जाता है। एंड द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस इज रिटन एज चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाई बी। मैग्नीट्यूड वाइज लेंगे तो इसके वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, सो डेल्टा वी बाई बी इज इक्वल्स टू पी बाई बी एंड द वैल्यू ऑफ प्रेशर इक्वल्स टू हाउ मच, तो ये हो जाता है रो जी एच डिवाइडेड बाई बल्क मॉडुलस बी हो जाता है। तो कैलकुलेट करेंगे डेल्टा वी बाई बी का वैल्यू, तो प्रेशर का वैल्यू पुट करना है तो डेंसिटी कितना है 1000 लेना है, जी का वैल्यू 10 लेना है, और डेप्थ कितना दिया है, तो डेप्थ का वैल्यू दिया है 3000 मीटर दिया है, डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस का वैल्यू कितना दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर 9 दिया है। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। इफ यू सॉल्व इट तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाता है, दैट इज 0.015 हो जाता है। अगर हमें परसेंटेज चाहिए तो डेल्टा वी बाई बी इंटू क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा, विच इज इक्वल्स टू 0.015 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो वैल्यू कैलकुलेट करके कितना आ जाता है, तो वैल्यू 1.5% आ जाता है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन द ग्राफ शोन इफ द यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ए इज वाई देन द यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल बी इज व्हाट, ये पूछा गया है। जो यंग मॉडुलस होता है, यंग मॉडुलस को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन हो जाता है, और अगर ग्राफ दिया है बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उस केस में यंग मॉडुलस जो होता है इसका स्लोप हो जाता है। ठीक है, तो अगर स्लोप की बात करें तो फर्स्ट जो कर्व दिया एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री, और वहीं पे सेकेंड कर्व की बात करेंगे तो ये 30 प्लस ये 30, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा। अगर हमें लिखना है यंग मॉडुलस ऑफ बी बाई यंग मॉडुलस ऑफ ए, तो b का स्लोप लिखेंगे, और स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, और tan b कितना के लिए हो जाएगा, b के लिए हो जाएगा 60 डिग्री, और a के लिए कितना दिया है, तो a के लिए दिया है 30 डिग्री दिया है। यहाँ से लिखते हैं वाई बी, और a का जो वैल्यू दिया हो कितना दिया है, गामा दिया हो या y लिखा हुआ। tan 60 कितना होता है √3, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 हो जाता है। √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ b इज 3 टाइम्स द यंग मॉडुलस ऑफ a। Value of young modulus of B is 3 times the young modulus of A. So option number 3 is the correct answer for this question. 3 times the young modulus of A. तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से यहाँ पे सॉल्व हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। वी हैव कंप्लीटेड 10 क्वेश्चंस, 10 और फर्दर क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन दिया है कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड कॉपर क्यूब जिसका साइड लेंथ इतना दिया है व्हेन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिक प्रेशर दिस मच, बल्क मॉडुलस इतना दिया है। पूछा है कितना वॉल्यूम इसका चेंज हो जाएगा बता दीजिए। प्रेशर जो एक्स्ट्रा अप्लाई कर दे रहे हैं इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है 10 टू द पावर 7 पास्कल हो जा रहा है, और वॉल्यूम वी का वैल्यू कितना होता है साइड का क्यूब हो जाता है विच मीन्स 10 टू द पावर 3, और ये जो सेंटीमीटर में दिया है क्यूब में तो 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब हो जाएगा वैल्यू है। अब यहाँ से जब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, या फिर मान लो इस वॉल्यूम का वैल्यू हम सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा ये,
ये इसको सेंटीमीटर में अगर हम छोड़ देते हैं तो द वैल्यू इज़ 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब जो बल्क मॉडुलस की बात करते हैं तो बल्क मॉडुलस बी का वैल्यू कितना होता है, जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हो डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम फ्रैक्शनल, तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एक्सेसिव प्रेशर अप्लाइड डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस, and excess pressure applied is 10⁻⁷ divided by value of bulk modulus is 140 into 10⁻⁹। जब इसे आप लिखते हैं सॉल्व करके तो ये वैल्यू आता है 1/14 इंटू 10⁻⁻3। तो वैल्यू किसका आ गया, ये वैल्यू आ गया डेल्टा V बाई V का जो वैल्यू आ गया 1/14 इंटू 10⁻⁻3। एज वी हैव टू कैलकुलेट द डेल्टा V, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/14 इंटू 10⁻³ इंटू वॉल्यूम V, वैल्यू हो गया 1/14 10⁻³ एंड द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इज 10⁻3। तो 10⁻³ और 10⁻³ विल गेट कैंसिल आउट, और इफ विल डू द डिवीजन देन 0.0, और इसका जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 आ जाएगा, 0.07 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास इसका वैल्यू आ जाता है। सो द वैल्यू ऑफ change in volume due to this pressure application is 0.07 centimeter cube. Moving ahead, question number 12. देखो सबसे पहला एक क्वेश्चन को बनाने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर कहीं भी किसी भी मेटल के लिए इफ़ यू आर हैविंग दिस ग्राफ कॉल्ड द ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इस ग्राफ में कुछ पोर्शन होता है, ये जो स्ट्रेट लाइन होता है इसको इलास्टिक पोर्शन कहते हैं, और ये जो पोर्शन होता है ये प्लास्टिक पोर्शन होता है। दिस वन इज द प्लास्टिक एंड दिस वन इज द इलास्टिक। इलास्टिक पोर्शन का मतलब स्ट्रेन स्मॉल होता है, प्लास्टिक में स्ट्रेन ज़्यादा है, जिसमें जितना ज़्यादा स्ट्रेन है उतना देर तक वो बर्दाश्त कर सकता है, टूटेगा नहीं, समझ में आ रही बात, और उतना ज़्यादा उसको डिफॉर्म कर सकते हैं। जिसका प्लास्टिक जोन छोटा है उसको ज़्यादा तोड़िएगा तो टूट जाएगा लेकिन लंबा नहीं होगा, तार की तरह खींचेगा नहीं। दूसरा इसका जो स्लोप होता है लाइन का, स्लोप क्या होता है, ये अगर थीटा दिया है तो जो यंग मॉडुलस होता है वो दरअसल में tan थीटा होता है, और जिसका थीटा ज़्यादा होता है उसका यंग मॉडुलस ज़्यादा होता है। दो ग्राफ दिया है, इसमें अगर हम ग्राफ को थोड़ा सा ऐसा विजुअली एनालाइज करें तो ग्राफ ए और बी में अगर हम बात करें तो बी का एंगल हमें यहाँ पे ज़्यादा बनता हुआ दिखाई दे रहा है ए के कंपैरिजन में, तो एक बात कह सकते हैं कि बी का जो यंग मॉडुलस का वैल्यू होगा वो ए के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो बी हैविंग द ग्रेटर यंग मॉडुलस एंड, लेकिन बी का बात करेंगे तो स्ट्रॉन्गर कौन है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस की बात करेंगे जिस पॉइंट पे हो रहा है, और इसका स्ट्रेस का बात करेंगे जहाँ पे जाके बेंड कर रहा है, तो ये जो लाइन है इसका लेंथ क्या दिख रहा है आपको, ज़्यादा दिख रहा है ना, और इसका लेंथ क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। तो इट कैन होल्ड मोर स्ट्रेस देन द ए पार्ट, तो यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्गर बोलेंगे बिकॉज जिस पॉइंट पे जाके फिर प्लास्टिक में कन्वर्ट होता है ये स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसका लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। ऐसे पूरा क्लैरिटी से नहीं पता चल रहा है, बट ऐसा जस्ट अज्यूमिंग जो पॉइंट है उसके बेसिस पे थोड़ा सा एनालाइज करें इसको, तो ऐसे देख के लग रहा है कि स्ट्रेस का वैल्यू ज़्यादा है। एंड सिंस द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज ग्रेटर, सो द बी इज हैविंग ग्रेटर यंग मॉडुलस एंड इट इज स्ट्रॉन्गर एज वेल बिकॉज ज़्यादा स्ट्रेस को बियर कर सकता है। ये होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये बोला है कि एज ऑफ अ एल्युमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर, वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स्ड ऑन अ वर्टिकल वॉल, the mass of 100 kg attached to the opposite face of the cube, then the vertical deflection is equals to what? देखो ये दिया है तुम्हारा एक दीवार अज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ पे एक हमने क्यूब लगा दिया, दिस इज अ क्यूब। अब इस क्यूब के एज से फोर्स लग रहा है, और फोर्स जो लग रहा है किसकी वजह से लग रहा है, यहाँ पे मास रखा है हमने कितना केजी, 100 kg, सो दिस विल गिव द फोर्स ऑफ 100 G which is equals to 100 into 10, that is 10 to the power 3 न्यूटन। इस फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो डिफॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, ये डिस्टेंस को मान लीजिए x, और ये साइड लेंथ कितना हो गया, a हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। एज वी ऑल नो दैट द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेन, वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेन इज इक्वल्स टू जितना ये डिफ्लेक्शन होता है मतलब x, और उसका फिक्स्ड एज से जो डिस्टेंस होता है इसके बराबर होता है, एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल्स टू शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन होता है, ये पॉइंट होता है। सो द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेन इज इक्वल्स टू शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय कितना होता है, g हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि शियर स्ट्रेस क्या होगा, क्योंकि ये जो हमने लिया है ये क्यूब है, दिस इज अ क्यूब, एंड सिंस इट इज अ क्यूब, तो ये जो फेस होता है इसका एरिया किसका हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया हो जाएगा।
and the value of area is a square and side length is 10 centimeter. So the value is 0.1 into 0.1, that is 10 to the power minus 2 meter square. So the value of shear stress is, how much shear stress is there? Shear stress is this force by area. फोर्स कितना लग रहा है? 10 टू द पावर 3 न्यूटन. फोर्स का वैल्यू लिखेंगे 10 टू द पावर 3 और एरिया का वैल्यू कितना है? 10 टू द पावर माइनस 2. तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 10 टू द पावर 3 और नीचे में 10 टू द पावर माइनस 2, तो ऊपर जाके होगा 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से शियर स्ट्रेन का वैल्यू. शियर स्ट्रेन का वैल्यू कितना हो जाता है? शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय क्या होता है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का वैल्यू गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा? शियर स्ट्रेस 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय कितना है? 25 इंटू 10 टू द पावर 9. ये सॉल्व करते हैं तो कितना होता है? 1/25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाता है. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस वो चलता है. तो वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच? x बाई ए. तो द वैल्यू ऑफ x बाई ए इज इक्वल्स टू 1/25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. So the value of x is a by 25 into 10 to the power minus 4 और साइड लेंथ कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, विच मीन्स 0.1 हो जाएगा ये. 0.1 by 25 into 10 to the power minus 4. So this becomes equals to 10 to the power minus 5. 1 रखेंगे तब और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 कर दो यहाँ पे, तो 100 by 25 हो जाएगा. तो सॉल्व करेंगे नीचे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 to the power minus 7. इतना वैल्यू आ गया यहाँ पे मीटर में. तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर इज द मूवमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर साइड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस लोड. तो ये क्या था? ये एक शियर स्ट्रेस का बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था. ये फोर्स लगाने की वजह से जो ऊपर वाला साइड है वो इतना नीचे आ गया. सिंपल सा शियर स्ट्रेस निकालना था, टेंजेंशियल फोर्स बाय एरिया, ये फर्स्ट पार्ट था. और उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल्स टू शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, ये काम करना था और यहाँ से आंसर आपका आ जाता. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बोला है कि रिजिड बार ऑफ मास 15 kg इज सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय 3 वायर्स ईच 2 मीटर लॉन्ग. दोज एट द एंड्स आर कॉपर और जो मिडिल में वो क्या दिया है? आयरन दिया है. मतलब ये कुछ इस तरीके से दिया है. ये मान लिया हमने सपोर्ट दिया है और साथ ही साथ ये बात बोला है कि इसको 3 रस्सी से ऐसे बांध के टांगा गया है और इसमें जो एज पे दिया हुआ है दोज एट द एंड्स आर कॉपर. ये कॉपर हो गया, ये कॉपर हो जा रहा है और ये क्या हो जा रहा है? आयरन हो जा रहा है. और इसका वजन कितना केजी दिया है? 15 kg दिया है. बोला कि इफ द टेंशन इन द ईच रॉड इज सेम. सब में टेंशन का वैल्यू क्या बोला है? सेम दिया हुआ है. सेम टेंशन है और ये सिमेट्रिक है, तो ये इधर की तरफ खींचोगे तो सबका इलोंगेशन भी क्या हो जाएगा? बराबर ही होगा ना, क्योंकि ये जितना दिया हुआ वायर सब सिमेट्रिकली. सर रॉड तो टेढ़ा नहीं होगा ना, दोनों साइड में कॉपर कॉपर दिया है. तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम इलोंगेशन होगा इसमें. सबसे पहला दिया है क्वेश्चन में पार्ट की सेम टेंशन है यहाँ पे हर एक वायर में. इसके बाद जब सेम टेंशन सिमेट्रिक है तो सेम इलोंगेशन हो जाएगा और सेम इलोंगेशन होने के साथ साथ सबका ओरिजिनल लेंथ सेम है. तो स्ट्रेन बराबर कितना हो जाता है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ. और चेंज इन लेंथ सब में बराबर है, इसका मतलब स्ट्रेन भी क्या हो जाएगा? स्ट्रेन सेम हो जाएगा. हर एक में स्ट्रेन का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. एंड वी ऑल नो दैट द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन. तो स्ट्रेन इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाई यंग मॉडुलस. तो ये जो वैल्यू हो जाएगा स्ट्रेस बाई यंग मॉडुलस के वैल्यू पहले केस में ये किसके बराबर हो जाएगा? स्ट्रेस बाई यंग मॉडुलस दूसरे वाले केस में हो जाएगा. दोनों बराबर हो जाएगा. टेंशन का वैल्यू सेम है, कॉपर का लेते हैं और आयरन का लेते हैं. टेंशन का वैल्यू T लिख दो, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ कॉपर हो जाएगा और ये हो जाएगा यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर. एंड दिस इज इक्वल्स टू टेंशन और ये हो जाएगा एरिया किसका हो जाएगा? आयरन का, डिवाइडेड बाई यंग मॉडुलस किसका हो जाएगा? आयरन का हो जाएगा. देखो ये दोनों आगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे बिकॉज ये नीचे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है. तो हो जाएगा एरिया ऑफ कॉपर हो जाएगा यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ आयरन इंटू यंग मॉडुलस ऑफ आयरन. क्वेश्चन में पूछा गया हमसे कि डायमीटर का रेशियो बताइए. डायमीटर का मतलब आयरन एंड कॉपर का कितना हो जाएगा डायमीटर का रेशियो, ये पॉइंट हमें निकालना है. अब देखो सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ आयरन बाय एरिया ऑफ कॉपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा यंग मॉडुलस कॉपर का डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस किसका हो जाएगा? आयरन का हो जाएगा. एरिया होता है डायमीटर के टर्म में पाई डी स्क्वायर बाई 4.
तो डायमीटर ऑफ आयरन है इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4, और ये पूरा का एक्सप्रेशन हो जाएगा पाई डी स्क्वायर कॉपर का डिवाइडेड बाई 4, एंड दैट इज इक्वल्स टू यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर बाई यंग मॉडुलस ऑफ आयरन। इससे ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया, तो डायमीटर ऑफ आयरन बाई डायमीटर ऑफ कॉपर स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू दिया नहीं यहाँ पे, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में टेबल बना हुआ है, तो वहाँ से डायरेक्टली यूज़ करेंगे। जो कॉपर होता है इसका यंग मॉडुलस होता है 120 इंटू 10⁹, और जब आयरन की बात करेंगे तो हो जाता है 190 इंटू 10⁹ होता है। इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया। तो डायमीटर ऑफ आयरन डिवाइडेड बाई डायमीटर ऑफ कॉपर, यहाँ से रूट हटेगा तो इधर हो जाएगा √12/19, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लगभग 0.79, जो रफली 0.8 के आसपास होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में बस एक पॉइंट की कमी थी कि यहाँ पे जो मेरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ था उसमें यंग मॉडुलस का जो वैल्यू था वो मेंशन नहीं किया हुआ था। अगर वो मेंशन किया होता तो इजी था, क्योंकि बुक का क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी का, तो एज्यूम करता है टेबल वहाँ पे देख लेंगे आप। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वैल्यू आपको प्रोवाइडेड वहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर इज स्ट्रेच थ्रू 1 mm। बोला गया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज 4 mm स्क्वायर, देन एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वायर इज व्हाट। एनर्जी डेंसिटी की अब बात करते हैं वायर में, ये होता है इलास्टिक, जब स्ट्रेन यहाँ पे होता है तो इसका वैल्यू होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन हो जाता है। और एज वी ऑल नो दैट स्ट्रेस का जब बात करेंगे, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन की बात करते हैं तो यंग मॉडुलस होता है। देन यू कैन राइट स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग मॉडुलस इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रेन, और एक स्ट्रेन मेरा पहले से है। ये हमने कहाँ से लिखा, ये लिखा यंग मॉडुलस का वैल्यू कितना होता है, स्ट्रेस होता है डिवाइडेड बाई स्ट्रेन होता है। सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। जब ये वैल्यू आप लिखोगे तो हो जाएगा हाफ, और स्ट्रेन और स्ट्रेन तो स्ट्रेन स्क्वायर हो जाएगा। यंग मॉडुलस की बात करेंगे तो ये गिवन है वैल्यू 2 इंटू 10⁻11, और स्ट्रेन है कितना है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ स्ट्रेन होता है ना, 1 mm का चेंज हुआ और ये 10 मीटर दिया है, तो 1 mm का मतलब होता है 1 इंटू 10⁻³ और जो दिया है यहाँ पे ओरिजिनल कितना दिया है 10 दिया है, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻11 हो जाएगा इंटू, अच्छा नीचे 10 दिया है, ऊपर जाएगा तो 10 कितना हो जाएगा -4, और ये जो -4 है -3 मिलकर कितना हो जाएगा, यहाँ पे -3 और एक गया ऊपर में तो -4, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁸, तो 11 - 8 कितना होगा 10⁻3, तो इतना जूल हो जाएगा पर मीटर क्यूब। दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी इन दिस केस। तो सिंपल सा फॉर्मूला याद होना चाहिए था आपका कि एनर्जी डेंसिटी होता है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ये छोटा सा लॉजिक था जो इसको यहाँ पे लगाना था और ये काम बन जाता। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। वी हैव कंप्लीटेड 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि रॉड है जिसका लेंथ है 1.05 हैविंग नेग्लिजिबल मास सपोर्टेड एट इट्स एंड बाय द 2 वायर, स्टील ए वाला दिया है, एल्युमिनियम बी वाला दिया है, ऑफ इक्वल लेंथ है सोन इन द फिगर। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए एंड बी आर 2 मीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर एंड 4 mm स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। The distance x from the left end where a mass small m is suspended in order to produce equal stress। तो स्ट्रेस का वैल्यू इक्वल प्रोड्यूस करना है, इसका मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया जो दिया है इसका वैल्यू क्या प्रोड्यूस करना है, इक्वल प्रोड्यूस करना है। ये यहाँ पे बातें हो गई, ये हो गया फर्स्ट पार्ट हो गया जिस इज टेंशन टी ए, और ये कैसा हो गया, ये हो गया टेंशन टी बी हो गया। और इस जगह पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, और ये जो डिस्टेंस है कितना दिया हुआ है, एक्स दिया है। इधर जो डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो गया 1.05 माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। टोटल लेंथ का वैल्यू इतना दिया। अब देखो स्ट्रेस का वैल्यू सेम दिया है, ए वाले का एरिया कितना दिया है, तो ए वाले का एरिया दिया है 2 mm का स्क्वायर दिया है, और वहीं बी वाले के एरिया का बात करेंगे तो ये कितना दिया है 4 mm का स्क्वायर दिया है। स्ट्रेस का बात करेंगे तो ए वाले का स्ट्रेस और बी वाले का स्ट्रेस आपस में इक्वल है, तो ए वाले का स्ट्रेस कितना होगा, ए में जो टेंशन हुआ डिवाइडेड बाई ए का एरिया कितना है 2, और बी साइड में बात करेंगे तो बी का टेंशन टी बी हो गया और एरिया कितना हो जाएगा 4, तो 2 से 4 हो जाएगा 2 टाइम्स, तो टेंशन इन बी का जो वैल्यू हो जाएगा ये ट्वाइस ऑफ टेंशन इन ए हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा टेंशन इन बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टेंशन इन ए हो जाएगा। अब ये बात करनी है यहाँ पे, तो इस पॉइंट को पी ले लीजिए, और क्योंकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उस केस में आप देखेंगे टॉर्क का जो वैल्यू हो जाएगा अबाउट पॉइंट पी, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा इसका मतलब टेंशन जो ए वाले स्ट्रिंग में हुआ वो कितने डिस्टेंस पे टॉर्क x में,
क्योंकि इसका टॉर्क जो होगा कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, और ये दोनों को बैलेंस करेंगे तो टेंशन ए इंटू एक्स हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू टेंशन बी हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1.05 हो जाएगा, माइनस में क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे ना, टेंशन इन ए इंटू एक्स दैट इज इक्वल्स टू टेंशन इन बी इंटू 1.05 माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखेंगे टेंशन बी और टेंशन ए के बीच में रिलेशन दिया है, तो एक काम करते हैं टेंशन ए इंटू एक्स लिखते हैं और टेंशन बी को लिखते हैं ट्वाइस ऑफ टेंशन इन ए इंटू 1.05 माइनस एक्स। ये और ये कैंसिल, एक्स के वैल्यू 1.05 मीन्स 2.1 हो जाएगा, ये माइनस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, इधर लाओगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 2x दैट इज इक्वल्स टू 2.1, तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.1 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.1 डिवाइडेड बाई 3, सो द वैल्यू इज 0.7, कितना हो जाएगा 0.7 मीटर, जिसको सेंटीमीटर में लिखते हैं तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका वैल्यू। सो द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एट विच यू शुड पुट द ऑब्जेक्ट इज 70 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए ऑफ दिस रॉड। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसी का फॉलोअप क्वेश्चन है। इसमें बोला हुआ है ये जो क्वेश्चन है मेरा 17 नंबर क्वेश्चन है, इसे बोला कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट इन सो दैट दे प्रोड्यूस द इक्वल स्ट्रेन। यहाँ पे जो स्ट्रेन प्रोड्यूस करना है वो इक्वल करना है। देखो टॉर्क का जो इक्वेशन पहले निकाला था वो तो यहाँ भी होगा, एप्लीकेबल होगा। ये जो पार्ट था यहाँ पे, ये वाला हिस्सा तो वही रहेगा जो इक्विलिब्रियम में है, तो पॉइंट लिखना है, मतलब टी बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 TA, ये तो लगेगा टेंशन इन बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टेंशन इन ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्रोड्यूस करना है इक्वल स्ट्रेन करना है, प्रोड्यूस क्या करना है यहाँ पे इक्वल स्ट्रेन प्रोड्यूस करना है। तो स्ट्रेन का वैल्यू कितना होता है बताओ जरा, स्ट्रेन को स्ट्रेस बाई यंग मॉडुलस लिख सकते हैं क्या, ऑब्वियस ही बात है, इसको लिखेंगे एक्स डिस्टेंस हमको बताना है। तो यहाँ पे बोला कि स्ट्रेन है ए वाले पार्ट में और वही स्ट्रेन हो जा रहा है बी वाले पार्ट में, इसका मतलब लिखेंगे कि स्ट्रेस बाई स्ट्रेन यंग मॉडुलस होता है, स्ट्रेस बाई यंग मॉडुलस ए वाले का बराबर क्या हो जाएगा स्ट्रेस बाई यंग मॉडुलस किसका हो जाएगा बी वाले का। ये सिंपल सा लॉजिक है। अब यहाँ पे देखोगे जब यहाँ पे हो गया स्ट्रेस की बात करेंगे तो स्ट्रेस जो ए वाले का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वाले का टेंशन होगा टी ए और ए वाले का एरिया कितना दिया है 2 दिया है, और डिवाइडेड बाई यंग मॉडुलस किसका हो जाएगा ए वाले का, बराबर राइट साइड बात करेंगे तो इसमें स्ट्रेस कितना होगा टेंशन एंड बी हो जाएगा टी बी, और एरिया कितना दिया है इसका 4, तो स्ट्रेस का वैल्यू हो जाएगा, और ये होगा यंग मॉडुलस किसका हो जाएगा बी वाले का हो गया, 2 से हो गया 2 टाइम्स। अब यहाँ पे निकालना है हमको किसका वैल्यू, यहाँ पे फाइंड करना है हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये वाला नहीं होगा, टी ए बराबर टी बी नहीं होगा, जस्ट अ सेकेंड। अब यहाँ से निकालेंगे टी ए टी बी का रिलेशन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा टी ए डिवाइडेड बाई कितना हो गया टी बी, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 हो गया, और ये वैल्यू हो गया यंग मॉडुलस बी बाई यंग मॉडुलस ये हो गया, ठीक है, यंग मॉडुलस बी बाई यंग मॉडुलस ये हो गया। अब यहाँ पे जब हम फाइंड करते हैं टेंशन निकाल लिया हमने, अब इसके बाद यंग मॉडुलस का वैल्यू पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ टी ए एंड टी बी। इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, तो यहाँ पे यंग मॉडुलस जो दिया है इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2 × 10⁻11 डिवाइडेड बाई 7 × 10⁻11 इंटू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई कितना है 4, मतलब कितना है 1/2 दिया हुआ। तो ये 11 कैंसिल हो गया और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। 7 × 10⁻10 दिया है एक्चुअली, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा, एक सेकेंड इसको इरेज कर ले, यंग मॉडुलस का वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में, बहुत स्लाइड सा देखो, यहाँ पे यंग मॉडुलस का वैल्यू दिया ना 2 × 10⁻11 और जो सेकेंड है उसका 7 × 10⁻10 दिया हुआ है। तो इस वैल्यू को जब यहाँ पुट करते हैं तो कितना हो जाता है, ये वैल्यू हो जाता है 1/2 हो जाता है, इनटू जो यंग मॉडुलस है दूसरे वाले का 2 × 10⁻11 है, और जो नीचे वाला इसका कितना हो जाएगा 7 × 10⁻10 हो जा रहा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 10⁻10 है, 11 कैंसिल होकर 10 हो जाएगा, तो फाइनली वैल्यू कितना आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 10/7। अब टॉर्क का इक्वेशन लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, टॉर्क का इक्वेशन लिखेंगे तो टेंशन एट ए हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और टेंशन एट बी हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा 1.05 हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसमें जब इसको सॉल्व करते हैं तो टेंशन एट ए बराबर कितना हो जाएगा 10/7 हो जाएगा, और ये कितना होगा टेंशन बी का हो जाएगा एक्स हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू टेंशन बी हो जाएगा 1.05 हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, टेंशन बी और टेंशन बी कैंसिल हो जाएगा। सो द वैल्यू इज 10x, और ये वैल्यू कितना होगा 7 हो जाएगा, 1.05 हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा।
सॉल्व करेंगे तो 10x हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 7 इंटू 1.05 माइनस कितना होगा 7x। इसको लेफ्ट में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा 17x एंड दैट इज इक्वल्स टू 7 इंटू 1.05। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाई 17। जब इसको आप पूरा पूरा कैलकुलेट करोगे तो 43.2 सेंटीमीटर। ये सही नो, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, लेकिन एनसीईआरटी में दिया था तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी प्रैक्टिस करना चाहिए, तो इट विल हेल्प यू टू डेवलप द गुड कैलकुलेशन एबिलिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल कहता है कि 15 kg मास fastened to end of a steel wire of unstressed length 1 mm is whirled in a vertical circle with the angular velocity of 4 pi। मतलब ओमेगा का वैल्यू कितना दिया है 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। एट द बॉटम ऑफ सर्कल द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज इक्वल टू 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर। द इलोंगेशन ऑफ द वायर। सबसे पहला कि इलोंगेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इलोंगेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई यंग मॉडुलस इंटू एरिया, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो वायर दिया है, ये वायर आपका मोशन कर रहा है वर्टिकल सर्कल में। जो वर्टिकल सर्कल में कर रहा है तो इस इंस्टेंट पे इस वायर में कितना हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। और वैल्यू कितना दिया है 15 kg दिया है और ये इसके अबाउट मोशन कर रहा है। तो टेंशन इसमें टी लग जाएगा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ क्या लग जाएगा mg लग जाएगा ना। सो फर्स्ट टू गेट द फोर्स वी नीड टेंशन, बिकॉज टेंशन जितना होगा उतना ही इस वायर में फोर्स होगा ना। ये जो हैंगिंग वायर है इसमें फोर्स का वैल्यू वही हो जाएगा जो यहाँ पे टेंशन होगा। और टेंशन लगाने के लिए कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब कितना होगा टी माइनस एम जी बराबर कितना हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाता है, ये पॉइंट होता है। तो टेंशन टी का वैल्यू कितना हो जाएगा एम जी हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। एंड द वैल्यू यू गेट ओवर हियर इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो ये वैल्यू कितना हो जाता है, ये वैल्यू मास दिया 15, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस में कितना होगा 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर। एंड आर का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है, मतलब ये वैल्यू हो जाएगा 150 प्लस 15 4 का स्क्वायर 16 और ये वैल्यू पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर का वैल्यू ऑलमोस्ट अगर 10 कंसीडर करते हो तो वैल्यू आ जाएगा 150 प्लस 15 इंटू 16 इंटू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ से 150 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 16, दैट इज इक्वल्स टू 150 इंटू 17 हो जाएगा। ये वैल्यू हो गया। अब क्या करना है, सिंपली हमको निकालना है डेल्टा एल का वैल्यू। लेकिन एक पॉइंट और है कि इसमें बात मेंशन नहीं किया है यंग मॉडुलस के बारे में, और क्या बोला है स्टील बोला है। तो स्टील का जो जनरली यंग मॉडुलस के वैल्यू लेते हैं ना हम लोग, वो ले लेते हैं 2 इंटू 10⁻11 इसके वैल्यू कंसीडर करते हैं यंग मॉडुलस का। जनरल अगर नहीं दिया हो तो थोड़ा सा आंसर आगे पीछे आ जाएगा, मैच कर लेंगे क्योंकि वैल्यू नहीं दिया है ये जनरल से वैल्यू, अदरवाइज टेबल में जो वैल्यू दिया है उसको कंसीडर कर लीजिए। तो डेल्टा एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, फोर्स बराबर कितना हो जाएगा 150 इंटू 17 हो गया। लेंथ के वैल्यू 1 मीटर दिया है, यंग मॉडुलस की वैल्यू 2 इंटू 10⁻11 दिया है। और वहीं पे जब हम बात करते हैं एरिया, तो एरिया कितना दिया हुआ है, तो एरिया का जो वैल्यू दिया 0.065 दिया है। और ये जो यूनिट दिया है एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो 10⁻⁻4 से भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं तो लगभग 1.96 इंटू 10⁻³ के आसपास आता है, क्योंकि -3 है तो इसका वैल्यू किस में हो जाएगा, ये वैल्यू मिलीमीटर में हो जाएगा। एंड 1.96 तो इसके आसपास में जो वैल्यू कौन सा दिया है 1.93, तो ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। और ये थोड़ा सा वेरिएशन इसलिए आया है कि एग्जैक्ट यहाँ पे हमको यंग मॉडुलस के वैल्यू नोन नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पे आपको देखने को मिला है। तो ये था हमारा 18th नंबर क्वेश्चन। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में बोला है कि अ माइल्ड स्टील वायर ऑफ लेंथ 2L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A इज स्ट्रेच्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट हॉरिजॉन्टली बिटवीन द टू pillars as shown in the figure. Mass small m is suspended from the midpoint of the wire. The strain in the wire. स्ट्रेन की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रेन का तो एक ही मतलब होता है चेंज इन लेंथ बाई कितना हो जाता है ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ इस वायर का कितना दिया है 2L दिया है। व्हाट यू आर लेफ्ट विथ इज टू कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना होगा, जैसे मान लो कि ये होगा ABC हो गया, तो फाइनल लेंथ तो ACB हो गया, उसमें AB को घटा देंगे। ACB कैसे निकालेंगे, ये लेंथ L है, ये भी लेंथ L है, ये x होगा तो ये कितना होगा √L² प्लस x² हो जाएगा, और ये भी कितना होगा √L² प्लस x²। तो चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ √L² प्लस x²। ये कैसा मिल गया हमको, ACB लेंथ मिल गया, और माइनस AB कितना है 2L दिया हुआ है। तो 2 इंटू यहाँ से L को कॉमन करेंगे तो L तो बाहर आ जाएगा, तो रूट के अंदर क्या बचेगा 1 प्लस x/L का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2L हो जाएगा।
तो रूल के हिसाब से 2l को कॉमन कर लो और ये पूरे का रूट दिया है x/l, इसका पावर कितना दिया हुआ, इसका पावर दिया पूरा पूरा 1/2 और ये क्या दिया है, स्क्वायर दिया है। माइनस कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, तो वैल्यू हो जाएगा 2l और ये वैल्यू हो जाएगा 1 + 1/2 और ये हो जाएगा x²/l²। माइनस कितना हो जाएगा 1, तो इससे ये खत्म हो जाएगा। ये वैल्यू कितना हो गया, 2l हो गया, इंटू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू x² कितना हो जाएगा, l² हो जाएगा। 2 से 2 खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो जाएगा। तो द वैल्यू इज x² कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। याद रखिएगा, चेंज इन लेंथ हमने कैलकुलेट किया, थोड़ा मैथमेटिक्स लगाया, बाइनोमियल लगाया, यहाँ पे एलिमिनेट करके कैलकुलेट किया, तो वैल्यू कितना आ गया, x²/l आ गया और वहीं पे फाइनल जो इसका ओरिजिनल लेंथ था वो 2l था। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, x², 2 यहाँ हो जाएगा और l मल्टीप्लाई करके l² हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इज इक्वल्स टू हाउ मच, x²/2l²। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोला गया कि 2 वायर ऑफ डायमीटर 0.25, दोनों का डायमीटर 0.25 है, मतलब एरिया दोनों का सेम हो जाएगा। एंड वन इज मेड ऑफ द स्टील and the other is made of the brass, are loaded as shown in the figure. Unloaded length is 1.5 and 1 meter. Ratio of tensile stress कितना हो जाएगा, what is the value of stress? देखो सबसे पहले बात याद होना चाहिए कि स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स बाय एरिया, इट हैज नथिंग टू डू विद द लेंथ। जो वायर दिया इसके पास तो अपना कुछ मास है नहीं। अब यहाँ पे स्टील बाई पूछा है, स्ट्रेस स्टील एंड द ब्रास, तो स्टील का स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेस इन ब्रास अगर कैलकुलेट करते हैं, स्टील का वायर तो ऊपर हो गया, इसके नीचे दोनों का दोनों मास हो जाएगा, दैट इज 6 + 4 10 kg का मास हैंगिंग है। कहाँ पे, ये हैंगिंग हो जा रहा है आपका स्टील वाले वायर से। और वहीं पे ब्रास वाले से बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कितना है, 4 kg। अगर पूछा जाए टेंशन इन स्टील कितना हो जाएगा, तो दोनों का दोनों मास काउंट हो जाएगा, इसमें 6 + 4 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, g हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 10g। और वहीं पे जो टेंशन इन ब्रास अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो ब्रास वाले में सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 4g हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा टेंशन इन स्टील बाई कितना हो जाएगा, एरिया, डिवाइडेड बाई टेंशन इन ब्रास डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एरिया। इससे ये खत्म हो गया। सो कैलकुलेटेड वैल्यू इज टेंशन इन स्टील बाई टेंशन इन ब्रास, और टेंशन इन स्टील की बात करते हैं तो कितना हो जाता है, 10g हो जाता है, और ब्रास की बात करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 4g हो जाता है। तो वैल्यू कितना हो जाता है, 10/4 हो जाता है, तो वैल्यू कितना हो गया, 5, और ये कितना हो गया, 2। So the answer is 5/2 in this case, and this is the ratio of stress found in steel and the brass. तो ये पॉइंट रहा हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसके सारे क्वेश्चन हमने 20 जो क्वेश्चन बनते थे एनसीईआरटी से, हमने उसका प्रैक्टिस कर लिया और इसने मैक्सिमम जो टॉपिक था, जो पोर्शन था, उसको कवर कर लिया। सो आई होप यू हैव लाइक दिस इंटायर क्वेश्चन सेशन, एंड इफ यू like this then do subscribe the channel, and this was all in this video. We'll meet in another video. Until then, bye bye.